हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी SMU अकेडमी। कैसे हैं आप सब? नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं आपके लिए। रिफॉर्म मूवमेंट्स हम पढ़ चुके थे और आज का हमारा रिफॉर्म मूवमेंट से ही रिलेटेड है, यानी कि जो कुछ ग्रेट लीडर्स या रिफॉर्मर उस टाइम पे हुए थे उनके बारे में हम पढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इसमें से पूछे जाते हैं तो वो आपको पता होने चाहिए। एंड हाँ, लेक्चर डिले हो जाता है, उसका एक रीज़न ये भी है कि आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। एंड सी, एक मुझे भी एक एनकरेजमेंट नहीं मिल रही है, तो एक इंस्पिरेशन भी ज़रूरी होती है कि आप लोगों को बहुत ज़रूरत है। एंड यस, मुझे टाइम पे बनाना बहुत ज़रूरी है, तो सी पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आपको किसी और टॉपिक की ज़रूरत है तो आप वो बताइए। बाकी अगर आपके पास कंटेंट है या आप पढ़ चुके हैं तो आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देख सकते हैं। आप इसे एज ए रिविज़न पर्पज़ से भी देख सकते हैं। सी, यहाँ पे लेक्चर बनाने का सबसे मेन मकसद यही है कि कुछ बच्चे जो लॉकडाउन की वजह से अगर उन्हें कंटेंट नहीं मिल पा रहा है या उनकी स्टडी किसी वजह से रह गई है या उन्हें फ्री कोर्स नहीं मिल रहे हैं या उन्हें लग रहा है कि उन्हें एक सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, तो वो ये वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पे कोशिश की जाती है कि आपको ऑथेंटिक सोर्स से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो करवाए जाए। ऐसा नहीं कि हम पढ़ते ही चले जाए एंड वो बहुत सारी चीज़ें आपकी रह जाती हैं, नो डाउट, लेकिन मे बी वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं होती है। एंड इतना कंटेंट आप इकट्ठा करके करोगे भी क्या, ओके, अगर आप वो रिवाइज़ नहीं कर पाते हो तो यहाँ पे हम कोशिश करते हैं आपका इम्पोर्टेंट करवाने की। एंड स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिन्हें ज़रूरत है। क्लियर कि जिनके पास कंटेंट नहीं है या जिन्हें पता नहीं है कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे कोशिश एक्स्ट्रा फैक्ट करवाने की बजाय इम्पोर्टेंट जो पूछा जाता है उसके रिगार्डिंग ही या वो टॉपिक हम करवाने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। तो आप पार्टिसिपेट कीजिए। आपके अगर डाउट्स है, आपके क्वेश्चंस है, वो आप पूछ सकते हैं, ओके। तो एग्ज़ाम पास में है, आपका एक रिवीजन हो, यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा, ओके। अच्छा, UPSC के और SSC के आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एंड यस, हम मॉडर्न हिस्ट्री जल्दी कवर करेंगे एंड ताकि हम आगे बढ़ सकें, या कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोग भी पार्टिसिपेट कीजिए ताकि जिससे ये हम और जल्दी कवर कर सके। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा सोशो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में होगा। ये पिछले का ही नेक्स्ट पार्ट है। एक पार्ट हम कर चुके हैं, इस पार्ट में हम लीडर्स के बारे में करेंगे, यानी कि रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि समाज सुधारक। तो उस टाइम पे ज़रूरत महसूस हुई थी 1857 के बाद। ऐसा एक रीज़न ये भी था कि बहुत सारे लीडर्स उभर कर आ रहे थे जो लोगों को गुमराह भी कर रहे थे, तो एक समाज सुधारक की ज़रूरत वहाँ पे महसूस हुई थी। एंड बहुत सारे ग्रेट सोशल रिफॉर्मर हुए, जिनमें से सबसे पहले हम पढ़ते हैं राजा राम मोहन रॉय के बारे में, ओके। हम सब जानते हैं उनके बारे में। एंड उन्हीं के बाद ही बहुत से नाम हम पढ़ेंगे, बहुत से रिफॉर्म उन्होंने जो किए उनके बारे में पढ़ेंगे एंड ट्राई करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कवर कर सके हम यहाँ पे। क्लियर? तो इसे अगर हम डिवाइड करें, सोशल मूवमेंट एंड रिफॉर्मर, सोशल रिफॉर्मर्स को अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ते हैं नॉर्थ इंडिया के, क्लियर, एंड उसके बाद हम पढ़ते हैं वेस्ट इंडिया के, देन साउथ इंडिया के, एंड उसके बाद हम मुस्लिम जो रिफॉर्मर हुए थे, पारसीज़ में एक दो नाम आते हैं। एंड उसके बाद इट्स लाइक एंड सिख जो मूवमेंट था वो भी एक हुआ था, वहाँ पे भी एक दो चीज़ें हम जस्ट आपको पता होनी चाहिए, ओके। अदरवाइज़ आपके मेनली जो है नॉर्थ का मेनली मानिए कि बंगाल ही था, वेस्ट, ओके। वेस्ट में आपका ज़्यादातर महाराष्ट्र और बॉम्बे, ओके। गुजरात का एक दो थे जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे मेनली हम पढ़ते हैं जो बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ऑल इंडिया हो गया। तो ये आपको कुछ पता होने चाहिए। तो यहाँ पे हम इन्हें लिस्ट करते हैं, जैसे कि बंगाल, तो अभी हम इन्हें 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। सी, बंगाल वेस्टर्न, साउथ में और पूरे भारत में जो फैल गए थे।
बहुत सी बुराइयां थी, बहुत सी सोशल एविल्स थी, उनको हटाने के लिए, एक सुधार करने के लिए इनकी ज़रूरत थी। तो यहाँ पे अगर हम एक बंगाल की बात करें तो राजा राम मोहन राय, सबसे पहले उनकी बात करते हैं। बंगाल में जन्मे थे, ओके। उनके बारे में अगर हम कहें कि उन्होंने बहुत सारे जो सोशल एविल्स थे या हम कहें सोशल रिफॉर्म थे वो किए थे। एंड उनमें से सबसे एक इम्पोर्टेंट हम पिछले में जो एक्ट में पढ़ चुके हैं वो था विमेंस के लिए, ओके। यानी सोशल रिफॉर्म में ही विमेंस के लिए उन्होंने सती प्रथा को बैन किया था। एंड उसके बाद ब्रिटिशर्स को मजबूर होकर ये एक्ट पास करना पड़ा था, सती प्रथा को बैन करना पड़ा था। क्लियर, ये हम एक्ट पढ़ चुके हैं। पिछले में आप कुछ जो एक्ट पास हुए थे वो पढ़ सकते हैं जहाँ से ये शुरुआत हुई थी। तो टाइम पीरियड उतना मैटर नहीं करता है क्योंकि आप इतने मोमेंट्स का याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन समहाउ आपको कुछ पता होना चाहिए कि अगर कोई स्पेशल उन्होंने जर्नल निकाला है या कोई एसोसिएशन बनाई है, कोई मूवमेंट अगर बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो उसके बारे में आपको थोड़ा टाइम पीरियड आपको अंदाज़ा होना चाहिए। हाउएवर ये 1772 से 17 मिड में अगर हम कहीं स्टार्ट हुए थे एंड 19 सेंचुरी के जस्ट स्टार्ट होने से पहले तक ये रहे थे, ओके। या बाद में भी चले थे लेकिन इम्पोर्टेंट 19 सेंचुरी तक के टाइम पीरियड तक ही माने जाते हैं। तो बंगाल की अगर हम बात करें तो राजा राम मोहन राय 1772 से लेके 1833 का जो इनका टाइम पीरियड माना गया है, इसी में शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप समझ जाना, ठीक है। RRR करके मैं लिख रही हूँ, राजा राम मोहन रॉय। क्लियर, या फिर मैं राजा राम, इससे आप याद रखिए। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जैसे कि राजा राम हो गए, ओके। उसके बाद आते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर, ओके। देवेंद्र नाथ टैगोर, ये कौन थे? ये रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे उनके पिता थे, जिन्होंने एक पत्रिका तत्वबोधिनी शुरू की थी, ओके। हम पढ़ते हैं थोड़ा सा, लेकिन आपको बता दें थोड़ा। राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर हो गए। उसके बाद इम्पोर्टेंट नाम आता है केशव चंद्र सेन, केशव या केशव दोनों बोलते हैं इन्हें, चंद्र सेन। उसके बाद एक डेरोजियो, विवियन डेरोजियो करके नाम आता है, डेरोजियो, ओके। ये एंग्लो इंडियन थे क्योंकि यंग बंगाल मूवमेंट के लिए इन्हें जाना जाता है, ओके। यंग बंगाल मूवमेंट यानी कि यूथ में अगर हम कहें तो कि इनका इम्पोर्टेंट रोल था। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट नाम आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये हम पढ़ चुके हैं। उनका भी विमेन की एजुकेशन को लेके एंड स्पेशली विडो रीमैरिज में उनका नाम आता है। केशव चंद्र सेन की अगर हम बात करें तो चाइल्ड मैरिज एक्ट जो पास हुआ था एंड एज कंसेंट जो पास हुआ था ब्रिटिशर्स के ज़रिए, ओके, इन्होंने ही बहुत जोर डाला था एंड उसके बाद ये एक्ट पास किया था। औरों ने भी डाला था। अच्छा, राजा राम मोहन के टाइम जब हम पढ़ते हैं तो ब्रह्मो समाज सबसे मेन पढ़ते हैं, क्लियर, ब्रह्मो समाज। यहाँ पे अगर हम बात करें, नेक्स्ट आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ये जो थे ये इम्पोर्टेंट नाम आपके हैं बंगाल के, क्लियर। यहाँ पे अगर हम वेस्टर्न के नाम की कुछ बात करें तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात करें तो ज्योतिबा राव फूले, सावित्रीबाई फूले, जो कि कास्ट के लिए थे। रिलीजन के लिए तो थे। एक चीज़ आपको याद रखनी है, ये जो सोशल रिफॉर्म हुए थे रिलीजन से भी जुड़े हुए थे। एक तरफ जहाँ रिलीजन की एक रिलीजन की हम कहें कि भाई सोशल बुराइयों को ख़त्म करने के लिए, या हम कहें जब लोग प्रॉब्लम में थे तो उन्हें एक रास्ता दिखाने के लिए एक रिलीजन को भी एक ज़रिया बनाया गया था, क्लियर। तो रिलीजन रिफॉर्म भी आप इसे कहते हैं। साथ ही इसके साथ साथ बहुत से जो रिफॉर्म हुए थे उनके लिए भी इन्हें जाना जाता है। वेस्टर्न की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर कास्ट को लेके, अनटचेबिलिटी को लेके, छुआछूत भेदभाव, या फिर हम कहें कि जो कास्ट जाति प्रथा को लेके जो उस टाइम पे एक अंधविश्वास फैला हुआ था, तो ये वहाँ पे हम उनके नाम पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे हो गए ज्योतिबा राव फूले। अच्छा,
ये कवर करने से पहले हम पहले ये वाले कवर कर लेते हैं ताकि आपका एक पोर्शन कवर हो सके। तो यहाँ पे राजा राम मोहन राय के बारे में अगर पढ़े तो इनका 1772 से लेके 1833 का जो टाइम पीरियड है वो माना जाता है। बंगाल में ये पैदा हुए थे, राधानगर जो था इनके गांव का नाम था, क्लियर। एंड बंगाल से ही इन्होंने मूवमेंट जो था वो शुरू किया था। ब्रह्मो समाज, या हम कहें इसी को ब्रह्मो सभा पहले बनाया गया था, बाद में ब्रह्मो समाज का नाम दिया गया था। इससे पहले अगर हम बात करें तो आत्मीय सभा इन्होंने बनाई थी। क्लियर। उसके बाद इन्होंने ब्रह्मो सभा बनाई थी, बाद में उसे ब्रह्मो समाज का नाम दे दिया गया था। क्लियर, ओके। अच्छा, मोनोथिज्म के लिए इन्हें जाना जाता था, एक ही गॉड की वर्शिप, यानी कि इनकी जो फिलॉसफी थी कि गॉड एक ही है, परमात्मा एक ही है एंड उन्हीं की पूजा करनी चाहिए, उन्हीं को मानना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे एक ये आइडल वर्शिप में इतना बिलीव नहीं रखते थे। एंड मोनोथिज्म इन्होंने अपनाया था। इनकी फिलॉसफी थी कि ईश्वर एक ही है। क्लियर, आपको दिख रहा होगा। ओके, यहाँ पे आपको मोनोथिज्म से याद रखना है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। इन्होंने एक बुक लिखी थी, बहुत ही फेमस थी। एंड अगर हम कहें इंग्लिश में नाम था उसका गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, लेकिन अगर हम बात करें जो उसका रियल नेम था वो पर्शियन में लिखी गई थी। तुहफत अल मुआइद्दीन नाम से उसे जाना जाता है। तो आपसे दोनों ही नाम पूछे जा सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, अगर आपसे पर्शियन नाम पूछा जाता है, एक्चुअली लिखी तो पर्शियन में गई थी, बाद में उसे नाम दिया गया था गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये लिखी पर्शियन में गई थी। इन्हें बहुत सारी लैंग्वेज आती थी, मल्टी लिंग्विस्टिक थे ये, बहुत लैंग्वेज इन्होंने सीखी हुई थी। तो इनकी जो नॉलेज थी काफ़ी वास्ट थी, बहुत ज़्यादा इन्होंने नॉलेज ली थी। एंड एंड पर्शियन में इन्होंने लिखी थी। इसका जो असली नाम था वो था तुहफत अल मुआइद्दीन। ओके, पर्शियन में थी। आई होप कि आपको दिख रहा है पर्शियन, यस। ठीक है, राजा राम मोहन राय ब्रह्मो समाज के लिए इन्हें जाना जाता है। 1772 से 1833 का इनका टाइम पीरियड था। यहाँ से कि आपका एक स्टार्ट हो चुका था। एंड आत्मीय सभा 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा फाउंड की थी। देन ब्रह्मो समाज 1828 में। मोनोथिज्म यानी कि गिफ्ट मोनोथिज्म फिलोसफी थी इनकी। ओके, ईश्वर गॉड अल्लाह सब एक है। एंड गिफ्ट टू मोनोथिस्ट तुफत अल मुआइद्दीन, ये इनका नाम था असली। इसके अलावा अगर हम बात करें और अगर इनके बारे में जाने, मल्टी लिंग्विस्टिक थे। अच्छा, साइंटिफिक अप्रोच इन्होंने अपनाया था, यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन से उन्होंने कहा था कि आपको जो अच्छी चीज़ें हैं वो सीख लेनी चाहिए। एक साइंटिफिक अप्रोच था इनका। सती प्रथा, विमेंस के अगेंस्ट जितनी भी बुराइयां फैली हुई थी उन्हें रोकने की इन्होंने पूरी कोशिश की थी। ओके, तो सती प्रथा एक इनकी बहुत एक अचीवमेंट थी। सती प्रथा के अलावा इन्होंने बहुत सी चीज़ें लाइक टैक्सेशन के अगेंस्ट हो गया, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो उनकी पॉलिसीज़ थी, कॉलोनियल जो रूल था उनका, कि एक एग्जीक्यूटिव और जस्टिस, यानी कि आपको इसको अलग अलग कर देना चाहिए और जो जस्टिस आप ब्रिटिशर्स को दे रहे हैं वही आपको इंडियंस को भी देना चाहिए, उन्हें इक्वल कर देना चाहिए। एंड उनकी जो ट्रेड पॉलिसीज़ थी उनका विरोध किया। जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन जो एक क्रूअल या हम कहें एक ऑप्रेसिव टाइप थी उसका विरोध किया था इन्होंने। एंड ब्रह्मो समाज में इन्होंने बहुत से जो सोशल हम कहीं रिफॉर्म किए थे, विमेंस के लिए हो गई, सती प्रथा हो गई, एजुकेशन के लिए हो गई, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व थी। तो ये बहुत इन्होंने बहुत ज़्यादा फील्ड में काम किया था। तो एक बहुत बड़ा नाम जाना जाता है राजा राम मोहन रॉय का। ओके, अगर आप सोशल रिफॉर्मर्स की बात करें तो
यहाँ पे आप याद रखना सती प्रथा, ठीक। तो सती प्रथा का एक्ट भी पास हुआ था, तो इसे बैन करवाने में इन्होंने काफ़ी एक मशक्क़त की थी एंड विमेंस की हेल्प की थी। साथ एक सबद कौमुदी इन्होंने लिखी थी 1819 में। ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप याद रख सकते हैं तो बेटर है। सबद कौमुदी 1819 में लिखी थी इन्होंने। ओके, सती प्रथा को बैन किया था। इसके बाद बंगाल रेगुलेशन एक्ट पास हुआ था। ओके, वो चीज़ हम पढ़ चुके हैं 1829 वाला, पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं जो आपके एक्ट पास हुए थे। यहाँ पे हम रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। साथ ही अच्छा वेदांता फिलोसफी को इन्होंने अपनाया था। वेदों की एक जो टाइम पीरियड था उसके बाद, यानी वेदों का अंत, उसे वेदांता फिलोसफी के नाम से जाना गया है, उस पीरियड के नाम से जाना गया है। तो वेदांता का मतलब था कि यानी वेदों का अंत। एक ऑर्थोडॉक्स जो उस टाइम पे एक सोच बनी हुई थी उसको उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था। ओके, तो ये ऑर्थोडॉक्स हिंदू नहीं थे, यानी कि इन्होंने वेदांता फिलोसफी अपनाई थी। एंड वेद हो गए, उपनिषद हो गए, उनको बंगाली में भी ट्रांसलेट किया था। क्लियर। तो एक तरह से बंगाल मूवमेंट था, ठीक है, कलकत्ता में ये फैल गया था। बाद में इसके जो इनके बाद जो आए थे वो इनके हेड बने थे ब्रह्मो समाज के। तो यहाँ तक ये हम बंगाल में राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देवेंद्र नाथ टैगोर के साथ तत्वबोधिनी का नाम आता है। ओके, देवेंद्र नाथ टैगोर, उनके टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो 18 में ही है, 1817 से 905 तक का उनका टाइम है। इनके नाम के साथ आपको याद रखना है तत्वबोधिनी। तत्वबोधिनी पत्रिका यानी कि जर्नल था, इन्होंने निकाला था। एंड ये ब्रह्मो समाज के हेड बना दिए गए थे। एंड उसके बाद इन्होंने फिर सोशल रिफॉर्म की तरफ, ये ऑलरेडी कर रहे थे। जो इनकी तत्वबोधिनी पत्रिका थी वो सोशल रिफॉर्म्स के लिए ही थी। फिर वीमेंस की एजुकेशन, सती प्रथा एंड चाइल्ड मैरिज, तो जितने भी सोशल रिफॉर्म थे प्लस मतलब रिलीजन के साथ साथ, तो वो इन्होंने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें तो इन्होंने आर्य समाज के साथ मिक्स कर दिया था बाद में तत्वबोधिनी को। तो 1839 में इन्होंने तत्वबोधिनी शुरू की थी एंड 1842 में इन्होंने ब्रह्मो समाज, ओके, उसके ये हेड बन गए थे 1842 में। ठीक है, तो इनके बारे में दैट्स इट, इतना ही है, बस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। इन्होंने उपनिषद जो थे उन्हें कंपाइल किया था एंड जिसे ब्रह्मो धर्म के नाम से जाना गया था। ओके, उपनिषद कंपाइलेशन अगर पूछा जाए तो वो देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने किया था। अगर हम बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि आपके और भी है। यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपका नाम आता है केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन, इन्हें स्पेशली आपको याद रखना है कि चाइल्ड मैरिज, अच्छा, ब्रह्मो समाज के ये हेड बना दिए गए थे। अच्छा, जो इनसे पहले जो आए वो रेडिकल थे, ऑर्थोडॉक्स नहीं थे, ठीक है, लेकिन ये जो थे कुछ ज़्यादा ही रेडिकल थे और कहीं ना कहीं एक तरह से इनके मतभेद हो गए थे आर्य समाज को लेके। तो आर्य समाज दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। जो देवेंद्र नाथ टैगोर ने बनाया उसे आदि समाज का नाम दिया गया और जो केशव चंद्र सेन या उनके फॉलोअर्स ने बनाया उसे ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया कहा गया, यानी ब्रह्मो समाज का नाम दिया गया और पिछले को आदि समाज का नाम दिया गया था। क्लियर? तो इनसे पहले का जो था उसे आदि ब्रह्मो समाज का नाम दे दिया गया था। चाइल्ड मैरिज के लिए, कंसेंट ऑफ एज के लिए, या हम कहीं सिविल मैरिज एक्ट
के लिए इन्हें जाना जाता है। इन्होंने चाइल्ड मैरिज के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, एक्ट पास करवाया था। एंड एज ऑफ कंसेंट बिल, बिल नहीं आई मीन एक्ट जो था, यानी कि एज जो फिक्स हुई थी, ठीक है, वो उसमें भी इनका एक बड़ा योगदान रहा है। ओके, एक और इनकी पत्रिका थी बमबोधिनी, या एक इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1870 के लिए भी इन्हें जाना जाता है। रिफॉर्म एसोसिएशन जिसमें इन्होंने काफ़ी काम किए थे, जैसे विमेंस के लिए हो गया, चाइल्ड के लिए हो गया। ओके, तो ये एक पार्ट था। कास्ट के अगेंस्ट भी इन्होंने आवाज़ उठाई एंड काफ़ी सोशल जो रिफॉर्म थे उनके लिए इन्होंने काम किया था। क्लियर? तो मेनली आपको ये याद रखना है कि ब्रह्मो समाज, राजा राम मोहन सती प्रथा के लिए, चंद्रसेन हम कहें कि चाइल्ड मैरिज के लिए, एंड अगर ईश्वर चंद्र विद्यासागर की अगर हम बात करें तो उन्हें विमेन के लिए, यानी कि उनकी अगर हम कहें विडो रीमैरिज के लिए जाना गया था। नेक्स्ट डेरोजियो की बात करते हैं। ओके, एंग्लो इंडियन थे ये, रशियन रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड थे काफ़ी, एंड ये यंग बंगाल मूवमेंट के लिए इन्हें जाना गया, यानी कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इन्होंने आवाज़ उठाई थी। साथ में हम कहें कि विमेंस की एजुकेशन हो गई या अनटचेबिलिटी हो गई या सोशल रिफॉर्म हो गई, तो उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। एक तरह से पायोनीर ऑफ बंगाल का नाम सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इन्हें पायोनीर ऑफ बंगाल का नाम दिया था। क्लियर? तो इन्हें यंग बंगाल मूवमेंट के लिए जाना जाता है। यानी बंगाल में एक यूथ को जागरूक करने के लिए, एक यूथ ने जो आवाज़ उठानी या पार्टिसिपेट रिफॉर्म में, सोशल रिफॉर्म का एक पार्ट बने थे, इसके लिए इन्हें जाना जाता है। एंड ओके, या अच्छा, इससे पहले हमें प्रार्थना सभा करना था, प्रार्थना समाज करना था। इससे पहले एक सीक्वेंस आपका बना रहता है, एक टाइम पीरियड, ताकि आपको पता चलता रहे। क्लियर? तो इससे पहले हम पढ़ते हैं प्रार्थना सभा या प्रार्थना समाज के बारे में। तो या दैट्स इट, इनके बारे में आपको इतना पता होना चाहिए कि किसने यंग बंगाल मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो प्रार्थना समाज या प्रार्थना सभा आप कह सकते हैं इसे। ओके, ये भी एक आपका रिफॉर्म मूवमेंट ही था, कहाँ पे? बंगाल में शुरू हुआ था। एंड नेक्स्ट अगर इसकी हम बात करें तो आत्माराम पांडुरंग इसके साथ ही थे। अच्छा, बॉम्बे में था ये सारे हमने जो पढ़े बंगाल में थे, लेकिन ये बॉम्बे में था। बाद में MG राणा डे ने ज्वाइन कर लिया था। ओके, उस टाइम पे आत्माराम पांडुरंग जो थे, उन्होंने किसकी हेल्प से? केशव चंद्र सेन की हेल्प से, आत्माराम पांडुरंग, ओके, प्रार्थना सभा की इन्होंने, समाज की इन्होंने स्थापना की थी। एंड इन्होंने फिर आगे आर्य समाज के ही जो काम थे या जो सोशल रिफॉर्म के लिए वो काम कर रहे थे, तो इन्होंने उसमें सपोर्ट किया था एंड उस मूवमेंट को आगे बढ़ाया था। क्लियर? सोशल रिफॉर्म इन्होंने लाइक रिलीजन के साथ साथ की अनटचेबिलिटी हो गया या हम कहीं वेद वगैरह हो गए, तो उनकी एक फ़िलोसफी, उनके बारे में लोगों को बताना, जागरूक करना, वो सब इन्होंने किया था। क्लियर? तो ये बाद में MG राणा डे ने 1867 में ये शुरू हुआ था। कहाँ पे? बॉम्बे में। में MG राणा डे
ने ज्वाइन किया था। यानी एम.जी. राणा डे का नाम अगर आता है तो उनका प्रार्थना समाज के साथ आप नाम जोड़ सकते हैं। आगे भी नाम आता है इनका काफ़ी, ओके। तो यहाँ पे प्रार्थना समाज के बारे में अब हम पढ़ते हैं एक इम्पोर्टेंट ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की अगर हम बात करें तो विडो रीमैरिज, विधवा पुनर्विवाह के लिए उन्होंने एक्ट पास करवाया था, क्लियर। एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर किसके लिए जाना गया है? विडो रीमैरिज। साथ ही एक इम्पोर्टेंट काम था इनका एजुकेशन। इन्होंने विमेन एजुकेशन के लिए काफ़ी काम किया है। बहुत रोका गया, ऑर्थोडॉक्स जो उस टाइम पे थे उन्होंने काफ़ी रोका कि गर्ल्स को एजुकेट कर रहे हो आप, तो इससे आप मतलब सोसाइटी में एक गलत इंप्रेशन पड़ेगा। लेकिन स्टिल इन्होंने एजुकेट किया और विमेन के एजुकेशन के लिए इन्होंने भी और इनसे पहले जो थे उन्होंने कि भाई एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और विमेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जो वेस्टर्न एजुकेशन थी उसको सपोर्ट किया गया। इन्होंने कहा कि आप संस्कृत के साथ वेस्टर्न एजुकेशन को पढ़िए, यानी संस्कृत और वेस्टर्न एजुकेशन को कंबाइन करने वाले, इकट्ठा पढ़ाने वाले यूनिवर्सिटी में कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे। एंड विडो हम कहें विमेंस में इनका एक इम्पोर्टेंट हम रोल मानते हैं, उनकी ग्रोथ में, उनकी एजुकेशन में। इन्होंने स्कूल की भी स्थापना की, 35 गर्ल्स स्कूल की इन्होंने स्थापना की थी। अच्छा, ये मूवमेंट कहाँ पे था? बंगाल में मूवमेंट था, कलकत्ता में। एंड साथ ही वहीं पे इन्होंने कलकत्ता में बेथुने नाम का एक स्कूल था वो ओपन किया था, ठीक है, बेथुने स्कूल, ओके। एंड 35 स्कूल इन्होंने गर्ल्स के लिए ओपन किए थे। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। एक इम्पोर्टेंट नाम है आपका, वेस्टर्न और संस्कृत को कंबाइन करने में इनका एक योगदान माना जाता है कि क्यों नहीं हम साथ में पढ़ सकते हैं, दोनों ही हम पढ़ सकते हैं। तो एक टाइम चलता आ रहा था कि नहीं, संस्कृत के साथ आप मिक्स नहीं कर सकते हो, लेकिन इन्होंने दोनों को ही मिक्स किया था। तो यहाँ तक जो हम पढ़ते हैं वो था आपका बंगाल मूवमेंट, क्लियर। नेक्स्ट हम क्विकली जो नेक्स्ट है वो पढ़ लेते हैं। वेस्टर्न की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वेस्टर्न में नाम आपका मैंने इम्पोर्टेंट बताया, ज्योतिबा राव फूले, सावित्रीबाई फूले, एक दो नाम और आते हैं। लेकिन स्टार्ट हम कहाँ से करते हैं? बाल शास्त्री जाम्बेकर से। बाल शास्त्री जाम्बेकर इनका एक इम्पोर्टेंट रोल इसलिए भी माना जाता है कि इन्होंने दर्पण न्यूज़पेपर था वो शुरू किया था। एंड इन्हें फादर ऑफ जर्नलिज्म, मराठी जर्नलिज्म का पिता माना जाता है, यानी फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म। फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म, ओके। इन्होंने न्यूज़पेपर शुरू किया था दर्पण, जो किसके लिए था? सोशल रिफॉर्म्स के लिए, सोशल अवेयरनेस के लिए कहेंगे तो बेटर रहेगा। अनटचेबिलिटी के लिए था कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, अनटचेबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, लोगों को ऑप्रेस करना बंद करे वो जाति के नाम पे। तो इन्होंने अवेयरनेस फैलाई थी एक कास्ट को लेके, तो सोशल अवेयरनेस इन्होंने न्यूज़पेपर के ज़रिए लोगों को जागरूक होने के लिए अपील की थी, ओके। एंड 1832 में स्टार्ट किया था बॉम्बे में इन्होंने, 1832 में। तो आप ये जो वेस्टर्न में ज़्यादातर पढ़ते हैं बॉम्बे महाराष्ट्र का ही पढ़ते हैं, बॉम्बे के ही नाम आते हैं आपके ज़्यादातर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो परमहंस मंडली की बात करते हैं, जहाँ पे वन गॉड शुड बी वर्शिप्ड, एक ही भगवान को पूजना चाहिए। एंड ये भी एक अनटचेबिलिटी या कास्ट को लेके थे।
परमहंस मंडली। क्या याद रखना है आपको? बॉम्बे में, ओके, वन गॉड शुड बी वर्शिप्ड, ओके। मानव धर्म, इन्होंने मानव धर्म सभा, यस, मानव धर्म सभा इन्होंने एक तरह से शुरुआत की थी कि मानवीय यानी ह्यूमैनिटी के लिए ये था कि आपको इविल्स से दूर रहना चाहिए, बुराइयों से दूर रहना चाहिए, और आप समाज को जितना हो सके ह्यूमैनिटी की नज़र से देखें, एंड आप लोगों को जितना हो सके कि चाहे वो अनटचेबिलिटी हो, चाहे विमेंस के लिए हो, चाहे कोई भी आपके सोशल रिफॉर्म से रिलेटेड हो, आपको लोगों को हर्ट नहीं करना चाहिए। तो ह्यूमैनिटी के लिए ये था मेनली। एंड कहाँ का मूवमेंट था? बॉम्बे का, परमहंस मंडली, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा आपको लोकेशन वगैरह पता होनी चाहिए कुछ मूवमेंट्स के। यहाँ पे इसके बाद एक इम्पोर्टेंट नाम हम पढ़ते हैं ज्योतिबा राव फूले का। ज्योतिबा राव फूले, ठीक है, ये 17 में पैदा हुए थे, ओके, बॉम्बे में ही। एंड इनकी जो वाइफ थी उनका नाम सावित्री बाई फूले था। दोनों ने मिलके किसके लिए काम किया था? अनटचेबिलिटी के लिए। रिमेंबर, वेस्टर्न मूवमेंट जो थे आपके ज़्यादातर वो अनटचेबिलिटी के लिए, कास्ट के लिए थे, ये चीज़ आपको याद रखनी है, और ज़्यादातर आपके बॉम्बे में ही थे। तो सावित्री बाई फूले ने अनटचेबिलिटी या कास्ट को लेके उस टाइम पे जो एक अवधारणा बनी हुई थी उसको चेंज करने के लिए काफ़ी काम किया। सबसे इम्पोर्टेंट नाम इनका एक सत्य शोधक आप पढ़ते हैं, तो इन्होंने इसकी शुरुआत की थी, ये लोगों को जागरूक करने के लिए था कि अनटचेबिलिटी से लोगों को हर्ट ना करे। एजुकेशन हो गया, बहुत सी रीजंस थे, लाइक टेम्पल्स को लेके हो गया, एजुकेशन को रिलेटेड हो गया, इन्हें भी काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी एजुकेशन के मामले में, ओके, क्योंकि ये एक लोअर कास्ट से थे, तो इन्हें भी काफ़ी प्रॉब्लम वहाँ पे फेस करनी पड़ी थी। तो इसके लिए उन्होंने काफ़ी मूवमेंट जो थे वो स्टार्ट किए थे। और सबसे इम्पोर्टेंट ये सत्य शोधक के बारे में आप पढ़ते हैं, जो कि 1873 में इन्होंने शुरू किया था। क्लियर? इनके बाद अच्छा, इन्होंने विमेन एजुकेशन के लिए काम किया। उसका एक एग्जांपल आप देख सकते हैं कि सावित्री बाई फूले, इनकी वाइफ जो थी वो एजुकेटेड नहीं थी उतनी, बहुत कम एज में मैरिज हो गई थी, उन्हें आगे पढ़ाया था इन्होंने। एंड फिर उन्होंने, इनके बाद सावित्री बाई फूले ने ही आगे जो रिफॉर्म मूवमेंट था वो लेके गए थे। महिला सेवा सदन की उन्होंने शुरुआत की थी, विमेंस को एजुकेट किया था, प्रिवेंट किया था इन्फेंटिसाइड को, यानी कि कन्या भ्रूण हत्या को रोका था। एंड चाहे वो विडो रीमैरिज हो, चाइल्ड मैरिज हो, उनके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी। अनटचेबिलिटी कास्ट तो इनका मेन था ही कि उसके खिलाफ इन्होंने काफ़ी काम किया था और काफ़ी हद तक ये सक्सेस भी हुए थे। तो इन्हें एक बहुत बड़ा नाम माना जाता है इनका। अगर हम बॉम्बे की अगर हम बात करें तो जहाँ हम सत्य शोधक किसने लिखा था, किसने शुरू किया था? ये ज्योतिबा राव ने किया था। तो वही सावित्री बाई फूले के साथ हम पढ़ते हैं काव्या फूले। इनके साथ आपको याद रखना है काव्या फूले। ये इनकी पोइट्री थी फेमस, जो किसने लिखी थी? सावित्री बाई फूले ने। महिला सेवा सदन की भी इन्होंने शुरुआत की थी, अनटचेबिलिटी के खिलाफ इन्होंने काफ़ी काम किया था। अच्छा, 2014 में एक पुणे की यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, उसका नाम बदल कर सावित्री बाई फूले रख दिया गया था। तो ये चीज़ भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दो तीन नाम हैं आपके, तो आप ये याद रख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये, चलो हम एक दो छोड़ देते हैं यहाँ पे जो कि लग रहा है कि इम्पोर्टेंट नहीं है। गोपाल सबसे इम्पोर्टेंट नाम है ये, मतलब इम्पोर्टेंट ही आपका गोपाल हारी देशमुख। इन्हें जाना गया लोक हितवादी।
लोक हितवादी, लोगों का हित करने वाले। ओके, तो एक तरह से इन्होंने वही अनटचेबिलिटी, कास्ट, मानवता को लेके, तो ये इनके मूवमेंट्स थे। विमेन तो सबके थी ही कि विमेन सबसे एक हम कहें ना वीक पॉइंट थी उस टाइम पे समाज का, कि उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता था उतना एजुकेशन के मामले में, या उनके अगेंस्ट काफ़ी एक अवधारणा बनी हुई थी। तो उनको चेंज करने में इन्होंने हम कहें जितने भी हमारे रिफॉर्मर हुए हैं उनका एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है। अच्छा, इनके बारे में अगर हम बात करें तो वही है कि लोकहितवादी तो इन्होंने शुरू किया ही था, एक इनका जर्नल था, साथ ही इंदु और ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश, ज्ञान प्रकाश, ये जर्नल थे इनके, ठीक है। और इनमें इन्होंने यही सोशल रिफॉर्म, लोगों को जागरूक करने के लिए ये शुरू किए थे। तो गोपाल हारी देशमुख का अगर नाम आता है, लोकहितवादी से रिलेटेड है वो, और वेस्टर्न मूवमेंट यानी अनटचेबिलिटी के साथ इनका नाम आप सोशल रिफॉर्म के साथ आप जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उसके बाद भी वही नाम है, उनसे रिलेटेड ही है, गोपाल गणेश अगरकर। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इन्हें केसरी का एडिटर माना जाता है, जो बाद में लोकमान्य तिलक ने शुरू किया था। शुरू तो उन्होंने किया था, तो इम्पोर्टेंट वही है, इन्हें एक तरह से एडिटर ही माना गया है। ओके, तो ये चीज़ आप इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगरकर, गोपाल गणेश अगरकर, अगर आप याद रख सके तो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की अगर हम बात करें तो एक इम्पोर्टेंट नाम यहाँ पे आता है, गोपाल कृष्ण गोखले। आप सब जानते हैं इनके बारे में, ये गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु रह चुके हैं, और आगे इनके बारे में हम पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो मेन चीज़ है वो पढ़ लेते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की इन्होंने शुरुआत की थी, बाद में एमजी राणा डे ने इन्हें ज्वाइन किया था, एंड इन्हें आईएनसी के लिए भी जाना जाता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी लीडर ये रह चुके हैं। ओके, इनका आगे बहुत एक हम पढ़ते हैं इनके बारे में, लेकिन यहाँ आप जान लीजिए कि इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की इन्होंने शुरुआत की थी, फाउंड किया था। ये किसके लिए थी? जो मिशनरीज़ थे, ओके, या हम कहें जो इंडिया के लिए जो काम कर रहे थे, उनको एक पॉलिटिकल लेवल पे, एक नेशनल लेवल पे सम्मान मिलना, एक उनके बारे में एक पता होना ज़रूरी होना चाहिए, और उन्हें सर्वेंट्स का नाम देके कि उन्हें एक हम कहें कि एक नेशनल इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, उसके तहत इन्होंने काम किया था। क्लियर? तो ये था सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, 1905 में ये शुरू हुई थी। तो ये थोड़ा सा है, इसका आप याद रखना, 1905। क्लियर? अच्छा, यहाँ तक आपके वेस्टर्न पढ़ते हैं। आप साउथ इंडिया और ऑल इंडिया के थोड़े से इम्पोर्टेंट है वो कवर करते हैं। साउथ इंडिया में सबसे पहले शुरुआत करें तो हम परिपालना से करते हैं, यानी कि श्री नारायण परिपालना। ठीक है, ये एक तरह से आपका केरला का मूवमेंट था, एंड अनटचेबिलिटी के लिए ही था, श्री नारायण परिपालना। बस थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। केरला किसके लिए था? अनटचेबिलिटी। ओके, बाकी रिलीजन के तो ये थे ही, साथ में अनटचेबिलिटी हो गया, सोशल रिफॉर्म हो गए, आपके विमेंस, तो ये चीज़ मेन थी। बाकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता ही रही हूँ, बाकी तो इनका कंट्रीब्यूशन रहा ही है, लेकिन जो मेन चीज़ है आपको वो चीज़ याद रखनी है, जैसे कि कहाँ से कहाँ का था ये, साउथ इंडिया का। अनटचेबिलिटी के लिए श्री नारायण परिपालना ने ये शुरू किया था, एक तरह से मूवमेंट हम कहें। साउथ के 2-3 नाम और आते हैं, जैसे कि जस्टिस मूवमेंट हो गया, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट हो गया, एंट्री मूवमेंट हो गया, टेम्पल एंट्री। तो जस्टिस और टेम्पल एंट्री से भी आप सिर्फ इतना याद रखना कि वो साउथ के थे, एंड वो अनटचेबिलिटी या कास्ट से रिलेटेड थे, सोशल रिफॉर्म से रिलेटेड थे वो।
एंड अब इसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट एक और आता है साउथ इंडिया में, वो है आपका सेल्फ रिस्पेक्ट। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के बारे में आप क्या पढ़ते हैं यहाँ पे? मेनली नाइकर का नाम आता है यहाँ पे, ओके, नाइकर पूरा नाम अगर हम इनका, हाँ, रामास्वामी नाइकर। मेनली आप नाइकर से याद रख सकते हैं, बाकी रामास्वामी नाइकर, ओके। तो सेल्फ रिस्पेक्ट वही अनटचेबिलिटी से एंड आपकी कास्ट से रिलेटेड, एंड कि भाई ठीक है, आपको भेदभाव छुआछूत जैसी चीज़ जो है वो उसको एक तरह से लोगों को हर्ट नहीं करना चाहिए उसके ज़रिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मूवमेंट इन्होंने चलाया था, साउथ में चलाया था, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट से ये रिलेटेड थे। अच्छा, इसके बाद हम ये यहाँ तक आपका साउथ इंडिया कवर होता है। तो क्योंकि जो इम्पोर्टेंट नाम है हम वो पढ़ चुके हैं, एंड अब आएंगे अभी आपके जो इम्पोर्टेंट है वही हम कवर कर रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आता है आपका ऑल इंडिया। ऑल इंडिया मूवमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेनली हम 3 पढ़ते हैं, जैसे कि आपका हो गया परमहंस मिशन हो गया, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हम पढ़ते हैं। उसके बाद आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में हम पढ़ते हैं। तीसरा इम्पोर्टेंट है थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में, जहाँ पे हम एनी बेसेंट का नाम जो है इम्पोर्टेंट है वो पढ़ते हैं। तो ये 3 मेन है आपके। फर्स्ट आपका रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस किसके गुरु थे? स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, ओके। एंड इन्होंने जो है शुरुआत की थी किसकी? रामकृष्ण मिशन की एक तरह से स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने भी एक तरह से एक हम कहीं लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया था, ओके। इनका जो मेन अगर हम कहीं फिलोसफी तो वो थी भक्ति एंड वेदा, ठीक है। भक्ति और वेद जो थे उसमें ये बिलीव करते थे, एंड वही कि आइडल वर्शिप में इतना बिलीव नहीं रखते थे। ये कहाँ का मूवमेंट था? ये था बंगाल, ओके। कहाँ पे ये पैदा हुए थे? बंगाल में, ओके। तो मेनली आपको याद रखना है कि भक्ति एंड वेदा, बाकी सोशल रिफॉर्म से ये जुड़े हुए थे कि ऑप्रेसिव जैसी कंडीशन या कॉलोनियल रूल हो गया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट भी इन्होंने काफ़ी एक तरह से आवाज़ उठाई थी, जागरूक लोगों को किया था। मेनली इनके बाद जो हम नाम पढ़ते हैं इन्हीं के साथ रामकृष्ण मिशन में जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं स्वामी विवेकानंद जी का। यहाँ पे अब इनके साथ हम सबसे मेन चीज़ पढ़ते हैं कि रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना की थी, ओके। एंड बेलूर मठ, बेलूर में ही की थी ये, बेलूर मठ की स्थापना की थी इन्होंने। 1863 में इनका जन्म हुआ था, ओके। बंगाल में ही। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें इनकी, तो ये बिलीफ, इनकी जो फिलॉसफी थी वो किस में ये बिलीव करते थे? ये योगा एंड वेदांता, एंड स्पेशली इन्हें न्यू वेदांता के लिए जाना गया है। न्यू वेदांता का एग्जाम्पल एक देखने को, यानी कि मॉडर्न हिंदुइज्म का इन्होंने एक प्रचार किया था, एंड इसका सबसे एक एग्जाम्पल 1897 में शिकागो में, यानी कि पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, ओके, वहाँ पे इन्होंने एक स्पीच दी थी आई थिंक आपका 1903 में, या सॉरी नोट 97, तो 1893 में इन्होंने एक स्पीच जो दी थी वो इसी के लिए थी, न्यू वेदांता से ही, यानी मॉडर्न हिंदुइज्म से वो रिलेटेड थी। मीन्स इसका मतलब क्या है न्यू वेदांता का? कि आप स्पिरिचुअल एंड मटेरियल
जो एक बैलेंस बना के, दोनों लाइफ के बीच में एक बैलेंस बना के आप चल सकते हैं, यानी कि स्पिरिचुअल और मेटेरियलिस्टिक भी, ठीक है। तो दोनों ही लाइफ में आप बैलेंस बना के आप आगे बढ़ सकते हैं और आप अवेयर भी रह सकते हैं और आप एक तरह से खुद को हम कहें कि एक योगा और वेदांता के रास्ते पे चला सकते हैं और ये फ़िलोसफी आप अपना सकते हैं। क्लियर। बाकी सोशल रिफॉर्म के लिए इन्होंने काम किया था, विमेंस के लिए इन्होंने, ठीक है, कि रिफॉर्म होने चाहिए, तो उसमें भी इन्होंने काम, एक उनका कंट्रीब्यूशन रहा था। बहुत बड़े लेवल पे रहा है इनका कंट्रीब्यूशन भी। हम ऐसे कुछ पॉइंट्स में डिस्कस नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है वो आप याद रखिए, ठीक है। शिकागो 1893 के लिए ये अभी न्यूज़ में भी थे, ओके। इनके ऊपर हमने करंट अफेयर भी कवर किया था। इनकी डेथ एनिवर्सरी थी 4 जुलाई को, तो तब हमने पढ़ा था, आई गेस। तो नेक्स्ट, ओके। यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट नेक्स्ट आता है दयानंद सरस्वती जी के बारे में, हम जो पढ़ते हैं आर्य समाज। आर्य समाज की इन्होंने स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद जी ने। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ पे इनकी जो फिलॉसफी थी वो थी वेद, या हम कहें बैक टू वेदास। हाँ, इन्होंने एक स्लोगन दिया था, बैक टू वेदास। इसका मतलब ये नहीं था कि आप फिर से जाके वेद वगैरह देखो, लेकिन हाँ, उसकी जो प्योरिटी है, वेदों की जो प्योरिटी है, वो उन पे जोर देने के लिए इन्होंने कहा था। साथ ही इन्होंने कर्मा एंड इनकारनेशन, ठीक है, एक तरह से पुनर्जन्म जैसे में ये बिलीफ इनका था, ठीक है। कर्मा हो गया, बैक टू वेदास, या हम कहे कि एक इन्होंने एक और दिया था, इंडियाज़ रॉक ऑफ एजेस। वेदों को इन्होंने एक नाम दिया, हम कहे स्लोगन दिया था, ओके, इंडियाज़ रॉक ऑफ एजेस, इंडियाज़ रॉक ऑफ एजेस, ये इन्होंने वेदों के लिए कहा था, ठीक है। वेदास के लिए इन्होंने इंडियाज़ रॉक ऑफ एजेस का स्लोगन दिया था एक तरह से, एंड ठीक है, बैक टू वेदास भी इन्होंने ही दिया था। साथ ही कर्मा री इनकारनेशन में इनका बिलीफ था। 1875 में इन्होंने आर्य समाज, 1875 में, ओके। अच्छा, 1875 से आप याद रखना, इसमें आपके और भी है, जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी भी 1875 में हुई थी, और सर सैयद अहमद खान ने जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी वो भी 1875 में ही की थी। तो ये आपको पता होना चाहिए, आप इसे याद रख सकते हैं। तो ये हम पढ़ते हैं इनके बारे में, क्लियर। यस, नेक्स्ट। तो यहाँ पे ऑल इंडिया में पढ़ने के बाद हमारे 1-2 नाम रह जाएंगे। ऑल इंडिया में हम थियोसॉफिकल इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थियोसॉफिकल मूवमेंट, अच्छा, ये स्टार्ट हुआ था न्यूयॉर्क में, ओके। न्यूयॉर्क में जो एक हम कई फॉरेनर्स थे, जो उन्हीं के ज़रिए शुरू हुआ था, एंड बाद में इसे इंडिया में लाया गया था अदियार मद्रास। आपको लोकेशन याद रखनी है, न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई थी, 1875 में हुई थी। से इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ आपको ध्यान से पढ़नी है। इम्पोर्टेंट पिछले भी जो हमने जितने बड़े नाम पढ़े हैं, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है। थियोसॉफिकल मूवमेंट 1875। यहाँ पे एक नाम आता है आपका HP, 2 नाम आते हैं, बालावात्स्की एंड ऑलकॉट। बालावात्स्की एंड ऑलकॉट, ये इन्होंने शुरुआत की थी न्यूयॉर्क में।
कहाँ पे? अमेरिका में 1875 में। बाद में कहाँ पे लाया गया था? अदियार, मद्रास। एंड इसका हेड किसे बना दिया गया था? एनी बेसेंट। बाद में उन्होंने ज्वाइन कर लिया था एंड उन्हें हेड बना दिया गया था थियोसॉफिकल सोसाइटी का। मेनली बेस्ड किस पे थी ये? वेदांता पे, उपनिषद पे, सांख्य, कर्मा, यानी कि आपकी सोल से कनेक्शन, एक हमारा जो कनेक्शन यानी आत्मा से जो संबंध है उसके रिगार्डिंग था। उसकी एक फ़िलोसफी इन्होंने अपनाई थी कि आपस में दोनों का कनेक्शन होता है। कनेक्शन जो है एक हमारा होता है आपस में, हम कहें कि सोल से हमारी कनेक्शन के बारे में इन्होंने हमें लोगों को जागरूक करने की कोशिश की थी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके जो मेन पॉइंट हम उपनिषद, वेद, सांख्या, कर्मा, हाँ तो कर्मा और री इनकारनेशन, यही आत्मा का परमात्मा से मिलन, तो ये इनकी एक फ़िलोसफी थी। री इनकारनेशन, पुनर्जन्म, ओके। सांख्या हो गया, कर्मा हो गया एंड योग हो गया। अच्छा, योग भी एक इसमें आएगा आपका। तो ये इसके मेन हम कहें ये बेस थे। उपनिषद, वेदा, सांख्या, कर्मा और री इनकारनेशन, योगा, ये सब इसके बेस थे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। बाद में इन दोनों के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नाम आता है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट एक इम्पोर्टेंट नाम है। आप आगे जो पढ़ेंगे आईएनसी में लगा लो या फिर हम नेशनल मूवमेंट्स में उनका एक इम्पोर्टेंट रोल आता है। यहाँ पे जो हम बात करें सोशल रिफॉर्म की, यहाँ पे विमेन के एजुकेशन के लिए उन्होंने काम किया था एंड काफ़ी सोशल रिफॉर्म में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें उन्हीं से, दैट्स इट। ये चीज़ आपकी अगर हम कहें कि मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी वो यहीं पे इतनी ही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इससे ज़्यादा फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपका। तो मेनली आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। एनी बेसेंट बाद में इंडिया में जो थी इसकी हेड बन गई थी। तो ये आपका थियोसॉफिकल था, ये ऑल इंडिया मूवमेंट का ही पार्ट था। कि पहले ये न्यूयॉर्क में था, फिर अदियार यानी मद्रास में, ठीक है, ये शुरू किया गया था। अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं थोड़ा सा मुस्लिम पारसीज़ के बारे में। मुस्लिम मूवमेंट की अगर बात करें तो मेनली 4 आते हैं यहाँ पे। अहमदिया हो गया, वहाबी हो गया, सर सैयद अहमद ख़ान हो गया एंड देवबंद स्कूल के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो अहमदिया, अहमदिया मूवमेंट में, अच्छा यहाँ पे हम जो 4 पढ़ते हैं, वहाबी, या ये रिवोल्ट के टाइम पे भी आप ये पढ़ चुके हैं, एंड सर सैयद अहमद ख़ान, इनका नाम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आपको याद रखना है, AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो थी वो 1875 में, ठीक है, एंड देवबंद स्कूल। तो ये अगर आपके नाम आते हैं तो ये चीज़ याद रखना कि ये मुस्लिम मूवमेंट थे उस टाइम के। एंड इसमें से अगर हम 2 की बात करें, लाइक अहमदिया और सैयद अहमद ख़ान मूवमेंट की अगर हम बात करें तो ये दोनों ऑर्थोडॉक्स से रिलेटेड नहीं थे। वहाबी और देवबंद स्कूल की अगर हम बात करें तो वो ऑर्थोडॉक्स, एक उनकी जो सोच थी वो एक ऑर्थोडॉक्स टाइप थी, उतनी रेडिकल नहीं थी। लेकिन यहाँ पे जो थी वो रेडिकल सोच थी, यानी कि वो मुस्लिम रिफ़ॉर्म चाहते थे, उनके बीच में भी रिफ़ॉर्म चाहते थे, लाइक विमेंस के लिए हो गया, ओके। किसी भी तरह की अगर एजुकेशन की कमी है या सोशल रिफ़ॉर्म की ज़रूरत है तो उनके लिए इन्होंने काम किया था। एक मुस्लिमों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, इक्वल उन्हें एक दर्जा मिलना चाहिए, उसके लिए इन्होंने काम किया था। स्पेशली यहाँ पे सर सैयद अहमद ख़ान की अगर हम बात करें, जो उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी
जो स्टार्ट की थी। यहाँ पे उन्होंने उर्दू में जो बुक्स वगैरह थी उन्हें प्रिंट करवाया था, लिखवाया था, ट्रांसलेट करवा दिया था। एंड वो इसलिए था कि ताकि जो उनके हम कहें कि मुस्लिम जो थे वो एजुकेट हो सके। एंड विमेंस के लिए इन्होंने काम किया, बाकी रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म के लिए इन्होंने काम किया। तो इन्हें एक आप मेनली आप जान सकते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से भी आप इन्हें याद रख सकते हैं। इनकी शुरुआत की थी इन्होंने। ओके, यस, इसमें आपके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है मेनली। यहाँ पे देवबंद स्कूल ओपन किया गया था ताकि एक स्पेशली मुस्लिमों के लिए एजुकेशन हो, रिफॉर्म हो, वो किए जा सके, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए था। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें पारसीज़, सी इट्स आपका ऑलमोस्ट हो चुका है। पारसीज़ में एम.एल. मालावरी, नो, बी.एम. मालावरी, ये आप नाम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पिछले में हमने कई नाम पहले भी पढ़े हैं। इनका इम्पोर्टेंट है एक चाइल्ड मैरिज को लेके, जहाँ पे हमने एक केस के बारे में पढ़ा था। ओके, भीखाजी वाला जो केस था। तो बी.एम. मालावरी का नाम स्पेशली आता है चाइल्ड मैरिज एक्ट पास करवाने में। और किसका पढ़ा था हमने? चंद्र सेन का नाम पढ़ा था। एंड एज कंसेंट के लिए भी ने कि चाइल्ड मैरिज मतलब इनकी एज जो है बढ़ा देनी चाहिए। तो सबसे मेन जो इनका रिफॉर्म था वो इसी के रिगार्डिंग था कि बच्चों की मतलब एज के लेके एज को लेके कि इतनी कम एज में मैरिज नहीं होनी चाहिए। तो इन्होंने काफ़ी रिफॉर्म किया था। सबसे वेस्टर्न इनको माना गया था पारसीज मूवमेंट में उस टाइम पे। ओके, कि एक बहुत ही वेस्टर्न थिंकर के नाम से इन्हें जाना गया था। दैट्स इट। बाकी आपका सिख की अगर हम बात करें तो सिख सभा और अकाली मूवमेंट जो थे वो सिख सभा और अकाली मूवमेंट से आप याद रखना कि ये दरबार रिफॉर्म के लिए था। क्लियर? एंड यहाँ पे गुरु से रिलेटेड था। ये आपके गुरु की एजुकेशन, यानी आपकी लाइफ में गुरु होने बहुत ज़रूरी है। उनके बिना आपको एक एक्चुअल जो है नॉलेज नहीं मिल सकती है लाइफ की। तो उनके ऊपर ये बेस था। इट्स लाइक ठीक है, इतना आपको बस काफ़ी है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ थी। साथ में इसके नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट निकल के आते हैं जो ये मोमेंट्स हुए थे। ठीक है, मोमेंट्स हुए या लीडर्स के बारे में अगर हम कहें तो यहाँ पे अगर हम नेगेटिव की बात करें तो एक रिलीजन बेस, बाद में ये काफ़ी फोकस्ड हो गए थे रिलीजन पे, जिससे कि एक देखा जा रहा है कि एंड एक ऑर्थोडॉक्स रेडिकल तो थे ही उस टाइम पे, लेकिन ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग भी निकल के आई थी। तो जहाँ रिफॉर्म हो रहे थे वहाँ रिलीजन की तरफ भी इनका झुकाव हो गया था। तो ये नेगेटिव देखा जा रहा है। पॉजिटिव एस्पेक्ट की अगर बात करें तो सेक्युलर यहाँ पे एक सेक्युलरिज्म आपका देखा गया एंड सोशल रिफॉर्म्स आपके देखे गए। विमेंस को सपोर्ट करने में, सोशल इविल्स के अगेंस्ट अगर हम कहें इन्होंने काफ़ी सुधार किए। एंड उसके अलावा पॉजिटिव में और देखे ओवरऑल अगर हम देखें तो जो मुस्लिम थे वो अपनी मिडिवल हिस्ट्री को एक बेस मान के चल रहे थे, और जो हम कहें हिंदू थे वो एंशियंट हिस्ट्री को अपना, यानी वेद वगैरह को अपना एक बेस मान रहे थे। ठीक है, वेद और वेदांता का पीरियड हम इसमें मेनली पढ़ते हैं। तो ये आपके सोशो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट एंड देयर लीडर्स के बारे में था। तो आप इसे नाम दे सकते हैं सोशो कल्चरल एंड रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड देयर लीडर्स। इससे जो पिछला हमने शुरू किया था उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है। एंड इसके बाद हम जो करेंगे, जल्दी शुरू करेंगे, मे बी मैं आपको आप पार्टिसिपेट कीजिए, हम बहुत जल्दी कवर करेंगे एंड आपको जल्दी ही मिलेगा। तो नेशनलिज्म के बारे में हम शुरू करेंगे, इम्पोर्टेंट है आपका। अब नेशनल मूवमेंट की तरफ हम बढ़ेंगे, कैसे नेशनलिज्म की शुरुआत हुई थी, एंड उसके बाद हम स्वराजिस्ट वगैरह और आके जितने भी हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है उसे जल्दी से फिनिश करेंगे। तो यहाँ तक हमारा था। आई होप कि आपको समझ आया होगा।
ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ आप लाइक कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं, शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक पहुँचे जिन्हें इसकी ज़रूरत है। ओके, सब्सक्राइब या नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेक्चर का पता चलता रहे। ओके, थैंक यू सो मच।